अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके मुगलपुरा में रिश्तेदार ने जायदाद के तनाज़े पर अंधाधुंध फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल जबकि एक को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया, मुलजिम का इन इलाकों में यानी मुगलपुरा में और हरबंसपुरा में कितने मुकदमात का रिकॉर्ड है, अहले इलाका उस हवाले से क्या कहते हैं, मुद्दई इंसाफ के लिए क्या दुआइयाँ दे रहे हैं और क्या पुलिस उसके दीगर साथियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। जी, मैं इसमें मौजूद हूँ उस फैमिली के साथ जिनके भाई को नाहक कत्ल कर दिया गया। यानी जब बाबू जट यहाँ पे फायरिंग कर रहा था तो दुकान के बाहर बैठे इफ्तिखार जो थे वो भी फायरिंग की जद में आ गए, उनको भी गोली लगी। उनके भाई और रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हुआ। उस दिन आपको क्या पता चला, क्या हुआ? आप उनके सगे भाई हैं? हाँ जी। छोटे भाई? हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन यहाँ पे? वो सर जी, हम ऊपर बैठे नाश्ता कर रहे थे तो एकदम ना फायरिंग की आवाज़ आई है। हम नीचे आए हैं तो देखा तो भाई ना वो बात पा गए उसी वक्त। किसने फायरिंग की? वो बहू ने। तो इनका आपस में कोई मसला वगैरह चलता था? वो इनका लड़ाई झगड़ा काफ़ी देर से चल रहा था। तो आपके भाई को गोलियां क्यों मारी? बस वो इधर बैठता था ना आके, तो बस। यानी बहू का चचा जो था वो यहाँ पे हाँ बैठता जी, था? इधर बैठता था आके। तो उस दिन भी बहू का चचा यहाँ पे बैठा हुआ था और आपके भाई भी साथ ही हाँ बैठे? जी, इधर तीनों इधर चारों बैठे हुए थे। ठीक है, उसने आके फायरिंग वगैरह कर दी? हाँ जी। इलाके में उसकी कैसी रेपुटेशन है? वो ऐसे ही है, बस इधर उधर आवारा गर्दी करता रहता है, नशई है बंदा वो। ठीक है, कुछ और भी रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं हुआ क्या उस दिन। जी जी बात जी, वो मेरा भाई है, वो इधर ही बैठा हुआ था, दुकान कर रहा था। तो उसका साथ में जो वो था उसका चचा, वो भी साथ में बैठा था। क्योंकि हमारे भाई इधर रहते हैं, वो बैठे हुए थे। वो इधर से आया है बाबू जाट, उसने कुछ नहीं देखा, अंधेवा ही ऐसे फायरिंग की है हैं। तो इधर मौके पर ही वो ख़त्म हो गया दोनों, और उसका चाचा का ज़ख्मी होकर घर में चला गया, भाग गया। बस उसकी किस्मत अच्छी बच गया। और मेरे भाई के वो छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं उनके? उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटा है 5 साल का, एक बेटी है 6 साल की। एक ऐसे है, तो अब उनका कौन अल्लाह वारस कोई है? कफील नहीं, कोई कफील नहीं है। बस यही बात है। तो हम तो ये ऊपर वालों को कहते हैं, उनको इंसाफ दिलाएं। जो भी गुनहगार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी गुनहगार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा तो बस यही है। बाकी हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, जो करते हैं वो अल्लाह ताला अच्छा करे। सही। जैसे आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इफ्तिखार जो थे, जो जाम पर नहीं हो सके, ये उनकी दुकान है, वो यहाँ पे बैठे थे, आप देख सकते हैं। ये खड़ा था जहाँ पे इनके मुताबिक इफ्तिखार अपने 2 दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, जिनमें से एक जो है कातिल का चचा भी था। मकतूल के भांजे भी हमारे साथ मौजूद हैं। यार, बाबू जट की इलाके में कैसी रेपुटेशन थी? और जट की इलाके में काफ़ी बुरी रेपुटेशन थी। वो पहले भी उनका ख़ानदान यहाँ पे 80 कत्ल कर चुका है। और रिसेंटली पिछले 1 से 2 वीक या 1 से 6 महीने के दौरान उसने यहाँ पे एक दर्जी को कत्ल किया। डिस्प्यूट उसका और एक लड़के का यहाँ चल रहा था। लड़के को उसने गोलियाँ मारी हैं, वो लड़के के यहाँ से गोली चली गई है, उसको नहीं लगी। उसी गुस्से में उसने एक दर्जी को मार दिया क्योंकि वो बाहर था। गन लेके फिरना उसके लिए मामूल की बात थी। पुलिस ने उसको पकड़ा है और 6 दिन या 7 दिन बाद पुलिस छोड़ देती है। मुगलपुरा थाना, हरबंसपुरा थाना, ये दोनों बाहू के साथ मिले हुए हैं। पोले ये जट फैमिली जो है, ये इन दोनों थानों, मुगलपुरा थाना और बंसपुरा थाना, इनको कंट्रोल कर रही है। जब भी बाहू को इसने पकड़ा, मुगलपुरा थाने ने 6 से 7 दिन बाद ज़मानत लेके, अभी 6 दिन पहले असले की नुमाइश के केस में बाहू अंदर था मुगलपुरे थाने में। तो ये पोला ही उसको छुड़वा के तो जमानत करवा के उसकी ले आया था। पोला जिसको वो कत्ल करने की कोशिश कर, वो कत्ल करने की कोशिश। इनके साथ दोनों का आपस में क्या मसला चल रहा है? इनका हवेली का चक्कर चल रहा था यहाँ पे। लाल लोल पे इनकी हवेली है, जो डिस्प्यूट था इनका। यानी आप कह रहे हैं कि इनकी डिस्प्यूट भी थी और लेकिन उसके बावजूद भी चाचा जो था वो चाहता इनकी था। पिछले 6 दिन पहले सुलह हो गई थी चाचे भतीजे की आपस में। तो इसी से चल रहा था। तो वो इधर सुबह बैठे हुए थे, चाचा इनका बैठा हुआ था। तो मेरे मामू और ये जो निक्का जो साथ फोत हुआ है, ये यहाँ पे बैठे हुए थे, अभी आए ही थे। तो बाऊ गुजरा है पहले यहाँ से रोड से, उसने सलाम दुआ लिया।
तो उसी दौरान अब इस्लाम लेके जब वो गया वापस आया पैदल, राइफ़ल उसने पकड़ी हुई थी आके उसने सबसे पहले पोले को 6 गोलियां मारी हैं, साथ उनको, मामू को और दूसरे को गोलियां जैसे वो मार दी। कहता है कि वो किसी को कत्ल नहीं करना चाहता था, इसमें वो कोई कत्ल सदाकत करने के इरादे से आया था और कत्ल करना था उसने। वो घर जाके उसने वहाँ पे भी फायरिंग की है और इधर भी फायरिंग की है और अंधाधुंध उसने फायरिंग और की है। आपके मामू जो है उनका तो इसके अंदर कोई लेना देना मेरे नहीं, वो मामू, ये नाहक पूरा मारे गए। गंज बाजार इस चीज़ का जो है वो ऐनी शायद है कि मेरे मामू इंतहाई शरीफ इंसान थे। किसी के साथ, ये सब लोग खड़े हैं, आप पूछ सकते हैं, किसी के साथ उनका कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई मसला नहीं था। हर मोहल्ले के हर लड़के, हर बच्चे, हर बाबे के साथ उनका प्यार मोहब्बत का, सारे जी मियाँ लियाज साहब दिकोल चलने हैं, सलाम दो आइए, बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता था। कोई मसला, कोई ऐसी बात थी ही नहीं। जिसने मारा है, जिस बाऊ ने मारा है, वो खुद उनकी बजाते खुद इज्जत करता होगा पहले। तो फिर क्या वजह बनी? वो मारना चाहता था अपने चाचा को, जिसकी और चाचा को मारने के चक्कर में ये बिना बेगुनाह लोग मारे गए और उसने निशाने लेके सब लोगों को फायर मारे हैं। एक बंदे को पॉइंट ब्लैंक यहाँ पे फायर लगा है, एक बंदे को सीने में फायर लगा है। हवाई फायरिंग या अंधाधुंध फायरिंग में टांगों पे या ऊपर नीचे दुकानों पे फायर लग जाते हैं, ये क्योंकि उसने निशाने लेके फायर मारे हैं और एग्जैक्ट पॉइंट ब्लैंक जानलेवा जगहों पे लगे हैं और जिसकी वजह से ये 2 बंदे शहीद हो गए। वो पूरी प्लानिंग के साथ आया है कि मैंने आज इन तीनों को मारना है और अपने दोस्त के साथ पूरी प्लानिंग से वो आया, फुल प्लानिंग से। सुबह देख के गया कि बैठे हुए हैं। आप लोगों के तो मामू कत्ल हुए हैं, आप लोग जी। मुद्दई क्यों नहीं बने? मुद्दई तो जख्मी बना है। देखिए, आपको जैसे मैंने पहले कहा है कि मुगलपुरा पुलिस, हरबंसपुरा पुलिस, इन बाऊ, पोला, इन सारे जट फैमिली के साथ है। बाऊ अगर माफ कर देता है अपने भतीजे मेरे को, मामू का एक ही इकलौता बेटा है, ठीक है। इसकी रेपुटेशन ऐसी है, ये पहले फायरिंग करके गया है। ये आपको पता है वो ड्रग्स वगैरह का चक्कर इसके साथ था, बैठ के यहाँ ड्रग्स वगैरह लेता होता था, इंजेक्शन लगाता होता था। इसको दुकानदारों ने कहा कि आप यहाँ इंजेक्शन ना लगाया करो, लालपुर रफ़ीक स्टोर और इसकी दुकान में भी। अगले दिन ये लालपुर रफ़ीक सेंटर फायरिंग करके आया है। दर्जी के साथ भी यही केस था, उसने भी मना किया, उसको मार दिया, उसके बाद फायरिंग की। अब मुद्दई बन जाता, अगर मेरा कज़न मुद्दई बन जाता, वो अकेला बेटा है, तो बाऊ को, जिस तरह बाऊ को मुगलपुरा पुलिस और बंसपुरा पुलिस ने पहले छोड़ा है, इस तरह अगर वो छूट के आके, खुदा ना खास्ता कल को मेरा कज़न जा रहा है, अदालत जा रहा है, 100 पेशियाँ होती हैं, रास्ते में कोई मिस हैप हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? बाऊ तो बाहर था। केस हुआ था लाल पुल पे, वो यही हुआ था कि जिन लोगों ने उसके ऊपर पर्चा दिया था, जो मुद्दई थे, उनकी दुकान के सामने जाके ये हवाई फायरिंग करता था और उनको धमकाता था कि केस वापस लेते हो या नहीं लेते, या मैं तुम लोगों को भी मारूं। तो अब ये माहौल यहाँ पे ऐसा दहशत का माहौल बना हुआ है कि इस सूरत में मुद्दई बनना हम लोगों के लिए भी जान का खतरा है। और पुलिस से हम क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं या हम क्या प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं? जो इस महल्ले के इतने लोगों को नहीं बचा सकी, वो हमारे बेचारे कज़न को कैसे बचाएगी? पूरे गंज बाजार में इस बाऊ और पोले का डिस्प्यूट था। पूरे गंज बाजार में कोई उस बाऊ के आगे बोल नहीं सकता था। पिछले 10 साल से उनका खानदान, उनका भाई बादशाह, उसका छोटा भाई हाफिज अभी भी फरार है। पुलिस उसको आप नाकाम पकड़ने में। मकतूलीन के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे हैं। यहाँ से उसने फायरिंग करनी शुरू की, यहाँ पर उसने 2 बंदों को ज़ख्मी किया और जो उसका चचा था बाऊ पोला, वो यहाँ से फ़रार होके अपनी जान बचा के भागा। ये उसका घर है पोले का, जहाँ पे वो उसने अपनी जान बचाने के लिए अंदर चला गया और मुलजिम जो था वो यहाँ पे भी फायरिंग करता रहा। आप देख सकते हैं कि गेट के ऊपर भी गोलियों के निशान हैं। ज़ख्मी के अहले खाना से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि इन दोनों की आपस में किस वजह से दुश्मनी थी और अब उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, तो क्या मुलजिम को सज़ा मिल सकेगी? मुगलपुरा में होने वाली फायरिंग जिसके नतीजे में 2 अफराद कत्ल और 1 ज़ख्मी हुआ, हम इस टाइम उस ज़ख्मी के घर में मौजूद हैं जहां से ये सारा मामला जो था वो शुरू हुआ था। यानी बाऊ जो मुलजिम है जिसने फायरिंग की, उसकी अपने चचा के साथ कोई दावत चल रही थी और उसी दावत के नतीजे में उसने आकर जब मुगलपुरा बाज़ार में फायरिंग की तो 2 जो मोहल्लेदार थे वो जान बाग हुए, जबकि उसका चचा यानी जावेद जो था वो शदीद ज़ख्मी हुआ, जो इस टाइम सर्विस अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ये लड़ाई की वजह क्या थी, ये जानने के लिए हम इस टाइम जावेद जो ज़ख्मी है उसके अहले खाना के साथ मौजूद हैं, उनकी बेटियां और उनके दीगर रिश्तेदार जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं। बेटा, आपका नाम क्या? समरा नाम है मेरा। आप उनकी जो ज़ख्मी हो उनकी क्या लगती है? मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। बेटी, क्या हुआ था? किसने आपके वालिद साहब के ऊपर फायरिंग की और क्यों की है? मेरे वालिद साहब पे ये ताया अबू के बेटे हैं, बादशाह, बहू और अब्दुल रज़ाक। इन तीनों ने फायरिंग किया, साथ इनके साथ एक और लड़का था। ठीक है, क्यों की फायरिंग? फायर पापा ने कुछ भी नहीं कहा। पापा बैठे हुए थे, सुबह जाती हैं, जैसे निकलती हैं नमाज पढ़ते हैं ना, उसके बाद 7-8 बजे मतलब निकलते बाहर बैठे होते हैं दोस्तों के साथ। पापा बैठे हुए थे, पहले ये आके ना मिल के गया अपनी बीवी के साथ।
बहू की बीवी, बाकी पहले ये अपनी बीवी के साथ बहू मिलके आप गया। लोगों का रिश्तेदार भी है? जी, अच्छा। तो ये पहले मिलके गया है, उसके बाद ही साथ ही सब आ गए, इन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी पापा पे। साथ जो निका भाई हैं और अलियास चाचू हैं, इन पर भी फायरिंग की है। और बहू पीछे पापा के पीछे भागते हुए फायरिंग करते हुए, पापा ने अंदर आके ना दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर वो ना करते तो आज हम भी नहीं होने थे, हम सब भी गए होने थे। फायरिंग उसने अंदर आ देना था, तो हम सबको भी उसने जान से मार देना था। तो क्या वजह, क्या आपको पता चली है? पुलिस ने कुछ बताया या आप लोगों की कोई पहले दुश्मनी वगैरह चली आ रही थी? दुश्मनी नहीं, बस इस तरह जायदाद का मसला था। अच्छा, कितनी जायदाद है, कहाँ पे वो जायदाद? ये हमारा डेरा है इधर लालपुर पे, अच्छा, जायदाद है, कब्जा इन्होंने किया हुआ है हमारी जगह पर। ये वो कितनी बड़ी जगह है? जी, कितनी बड़ी जगह है? जगह भरी है काफ़ी। तो उसका क्या है, वो कोई विरासत में मिली हुई वो है? मेरे पापा जी विरासत में मिली हुई है। ये इनकी ये जो साथ जो स्टोर नहीं बना हुआ, ये इनका ये अपनी जगह बेच के खा गए हैं, बेच दिया है इन्होंने, पैसे ले लिए हैं, हमें कुछ नहीं दिया, अपना अपना हिस्सा बेच दिया इन्होंने। वो हमारी जगह कब्जा इन्होंने हमारी जगह पे किया हुआ। हमने दरखास्तें भी दी हुई हैं पुलिस स्टेशन पर, इन्होंने अभी पुलिस कुछ भी नहीं कोई कार्रवाई करती। हम जाते हैं पर होके वापस आ जाते हैं पापा को, पर इन्होंने कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं दी। पुलिस पैसे खाती है, ये मुगलपुरा थाने वाली पुलिस कुछ नहीं आज तक इन्होंने किए। सारे जो इंस्पेक्टर है सब ये सब पैसे खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पापा इसको, बहू जो जट है उसको पहले पुलिस से बचाते भी रहे हैं, उसको भी हाल ही में उन्होंने छुड़वाया भी था। जी। जब वो आप लोगों की जान का दुश्मन था और आप लोगों की ज़मीन के ऊपर उसने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, बहू नहीं था, बादशाह भी साथ है, बादशाह उसकी माँ समेत, माँ भी धमकियाँ बादशाह कौन है? बादशाह उसका बड़ा भाई है, बहू का बड़ा भाई? बहू का बड़ा भाई। बादशाह भी हमारी जान के दुश्मन है। ये तीनों के पास पिस्तौलें होती हैं, धमकियाँ रहती हैं, हमें डराते हैं कि इधर सब्जी कोई चीज़ लेने जाती है तो आंखें दिखाते हैं, डराते हैं, पिस्तौलें दिखाते हैं, ये बदमाशी करते हैं। वो भी यहाँ की रहने वाले सारे? जी, सारे डेरे पे रहते हैं, हमारी जो जगह है ना इनका उधर रहती हैं सारी। तो आप लोगों ने कभी पुलिस में दरखास्त वगैरह इनके खिलाफ? बहुत ज़्यादा दी है पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस दिन बेटा आपने क्या देखा? आप घर में मौजूद थी जब आप ये फायरिंग हुई? जी, मैं घर में मौजूद थी। मैंने देखा कि वो पापा सुबह उठ के कोने पे बैठ गए हैं, तो पहले ये पापा से मिलके गया है, उसने सलाम दुआ लिया है। जब वो फायरिंग करता हुआ आपके पापा के पीछे आया है और आपके पापा अंदर चले गए, उन्होंने क्या बताया आपको अंदर आके? अंदर आके उन्होंने, हम सोए हुए थे, एकदम उठे, हमें कुछ नहीं पता था। दरवाज़ा बंद किया पापा ने, तो अंदर आया, अंदर फायरिंग जो है ना अंदर आ रही है, मम्मा ना अंदर दरवाजे के, पापा ने मम्मा को अंदर भेज दिया है। फायरिंग जो गोलियां ना वो दरवाजे के अंदर से बज रही हैं, तो जब उसकी ख़त्म हो गई वो वापस चला गया। पापा जो है ना वैसे अंदर आके सिर्फ दरवाज़ा बंद किया, उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि दरवाज़ा बंद करके अंदर आए हैं, हमें बचा लिया उन्होंने, और वो गिर गए हैं, ज़मीन पे गिर गए हैं। फिर हम सब आए हैं, भागे हैं, मतलब उन्होंने पकड़ा है, सब मोहल्ले वाले इधर से, हमने इतनी चीखें मारी हैं कि हमारी मदद करो, पर मदद करने के लिए कोई नहीं आया हमारी। क्यों मदद क्यों नहीं करने आए थे? मदद करने के लिए पकड़े हमें, बाद में फिर उन्होंने वो बुलाई है, एम्बुलेंस बुलाई है। अब आपके बेटा आप बताएं, अब आपके पापा की तबीयत कैसी है? मिलने गई हैं आप? नहीं, हम मिले नहीं गए, मम्मा वगैरह गई हैं, मामू वगैरह गए हैं। उन्होंने बताया कि बेहतर है लेकिन तकलीफ बहुत है, अभी भी 2 गोलियां अंदर हैं, एक दिल के पास और एक टांग में। कितनी गोलियां लगी उन्हें? उनको 7 गोलियां लगी हैं, 7 से 8 तकरीबन। 7 से 8 गोलियां लगी? जी। अब आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करा लिया? मुकदमा दर्ज हो गया? जी। किसके खिलाफ दर्ज कराया? बादशाह, बहू, अब्दुल रज़ाक और उसकी माँ के खिलाफ। और पुलिस ने कितने बंदे पकड़े? एक नामालूम अफराद भी था। और पुलिस ने भी कितने मुलजिम पकड़े? पुलिस ने अभी सिर्फ एक ही पकड़ा, बहू को। खाला जी, आपका क्या रिश्ता है इनके साथ, जख्मी होने वालों के साथ? ये मेरे दमाद है। अच्छा, ते भांजी है मेरी, उन्हें 6 तो बेटियां आपको, आप लोगों को कभी पहले बताया था आपके दामाद ने कि ऐसे कोई दुश्मनी है जी। और ये मार सकता है? हाँ कभी जी। पहले जान का खतरा था? हाँ जी, आंदा सी मेरे भतीजिਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ। तो सारे मारन वास्ते आया सी बेटा। तो ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी, दुश्मन बनया सुबह तो ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਕਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਹੋ? ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ 6 ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਬਾਜ਼ੂ ਕਰੋਗੇ? ਦੋਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਫਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी मार देता है, भी मर गया तो कौन करेगा। मैं कहना चाहूँगी इमरान खान साहिब जी जो भी हैं वो उन्होंने सिर्फ अभी एक मुस्लिम को पकड़ा है, बहू को पकड़ा है, और बाकी अभी किसी ने कोई कार्रवाई मतलब बाकी जो दुश्मन है उनको पकड़ा नहीं। इतना टाइम हो गया, इतना गुजर गया है, हमारी जान को भी खतरा है। तो मैं कहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द पकड़ें, उनको सज़ा सख्त से सख्त फांसी की सज़ा दी जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। अभी ये इसने बहू को इन्होंने पकड़ लिया है, इनकी इसके आगे भी कुछ किया जाए ना। बस इन्होंने एक मुस्लिम को पकड़ के बस कर लिए हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। तो बाकी को भी पकड़ा जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए, मेरी यही अपील है इमरान खान साहब से और बाकी जो भी हैं उनसे। मेहरबानी। आप ज़ख्मी जावेद के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनकी बेटी का कहना है कि उनको अभी भी जान का खतरा है और एक सिर्फ मुलजिम जो है वो पकड़ा गया, बाकी मुलजिमान जो है वो अभी मफरूर है और पुलिस के मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा इनको शिकायत हैं, काफ़ी ज़्यादा पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि पुलिस जो है वो इससे पहले भी जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उसमें भी कुछ नहीं करती और इस मुकदमे में भी पुलिस ने सिर्फ एक ही मुलजिम को पकड़ लिया और बाकी मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही, जबकि मफरूर मुलजिमान जो हैं वो इनको जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। हाल ही में आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टीवियों पे चलने वाली एक फुटेज देखी होगी जिसके अंदर एक शख्स जो है उसने हाथ में क्लैशनकोव पकड़ी हुई है और वो फायरिंग करता हुआ एक शख्स के पीछे दौड़ रहा है और शख्स जैसे ही घर में अपने दाखिल होता है ये पीछे से तब भी फायरिंग करता है और उसके बाद चला जाता है। इस वाक़े के अंदर 2 अफराद कत्ल हुए जबकि एक शख्स जो था वो ज़ख्मी हुआ। ये वाक़या लाहौर के थाना मुगलपुरा की हदूद में पेश आया। इस वाक़े का मुकदमा भी मुगलपुरा थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने मुलजिम जो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है जो हाथ में असला लहराता हुआ और फायरिंग करता हुआ एक शख्स के पीछे दौड़ रहा था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस टाइम वो मुगलपुरा पुलिस के पास है। हम उसे जानते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ था, किसको वो कत्ल करने की कोशिश कर रहा था और असलहा कहाँ से है, ये तमाम चीज़ें इससे जानेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद फयाज। और बहू तुम्हें कहते हैं इलाके में? जी सर। किसने नाम डाला ये बहू? सर बहू हमारे उधर जो मर्डर हुआ है उसके वाला साहब ने डाला है, बर्तनों वाले के वाला साहब। अच्छा, बहू करते क्या हो तुम? सर मैं मेहनत करता हूँ, फल बेचता हूँ। कहाँ पे फल बेचते हो? लालपुर पे। तुमने वो अपनी वीडियो देखी टीवीओ पे चलते हुए जिसके अंदर तुम क्लैशन को पकड़ के एक बंदे के पीछे दौड़े हो फायरिंग करते हुए? जी सर वो मैं नशे में था, मुझे पता नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन बाद में मैंने जब देखा मैंने कहा ये मेरे से क्या हो गया, फिर मैंने सर अगले दिन गिरफ्तारी दे दी अपनी। अच्छा। पिछले थाने में। तो सर मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है ना, मेरी चाचा ही बैग करता है। हाँ। चाचे के साथ ही मैं मेरा लैंस लगा, मेरे घर वालों के साथ नहीं है, उन्होंने बेदखल किया। अच्छा। लेकिन चाचा ही मेरे मगर इधर आता जाता था, चाचा ही मेरी पैरवाई करता। हाँ। लेकिन मेरे से नशे में पता नहीं क्या हो गया। तुम किसको कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे? वो वीडियो के अंदर जो बंदा आगे आगे भाग रहा है वो कौन था? वो चाचू था मेरा, लेकिन मैं कत्ल सर मुझे पता ही नहीं मैं करके आ रहा हूँ, मैं कत्ल करने तो आया ही नहीं किसी को सर। तो फिर हुआ उस दिन क्या? चलो तुम बता रहे हो कि तुमने नशा किया, जब तुमने नशा कर लिया तो उसके बाद तुमने असलहा कहाँ से लिया? सर असला तो मेरे पास मौजूद था पहले का ही, वो मेरे नाम संसा सन 86 का मेरे वाला साहब का संसा वो फोत हो गए। दुश्मनियाँ हमारी, चाचे के पास भी असला है, हमारे पास भी है, लाइसेंसी असला है हमारे पास। दुश्मनी थी हमारी। किससे दुश्मनी है तुम्हारी? भट्टों के साथ दुश्मनी थी। जग्गू भट्ट मेरे बड़ों ने मारा था, उन्होंने बाद में मेरा भाई मर्डर किया, उनकी हमारी सुलह होगी। अच्छा। उसके बाद ये सर असला मेरे पास लाइसेंसी है मेरा। उस दिन क्या हुआ? चचे को क्यों कत्ल करने की तुमने कोशिश की? सर मैंने कोशिश की होती तो। अच्छा चलो कोशिश नहीं की, तुम नशे में उस चाचे के पीछे क्यों दौड़े थे असला लेके? सर मुझे पता ही नहीं मैं करके आ रहा हूँ। जब अगले दिन मैंने अपनी वीडियो टीवी पे देखी है मैं खुद परेशान हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। उस फायरिंग में 2 बंदे
पहले भी तुमने कत्ल किए? सर जी मर्डर हुए हैं, लेकिन मैंने कौन थे? वीडियो में देखे हैं, वो मोहल्लेदार ही थे। अच्छा, मुझे नहीं वक्ती तो नहीं पता चला वो मर्डर हुए हैं या नहीं हुए, किसको लगे हैं। वो या कौन मैंने लोग हैं? वीडियो जानने देख- वाले हैं तुम्हारे जो कत्ल हुए? जी सर, वो कौन? वो मोहल्लेदार ही हैं, एक बर्तनों वाला, एक सामने घर वाला है। अच्छा, उसके साथ भी तुम्हारी कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं सर, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, चाचे के साथ भी नहीं ये है। हवेली किसकी है? हवेली सर ये हमारी मुश्तरका है, लेकिन मैं रेंट पे रहता हूँ। मैंने चाचे उसमें को कौन रहता है? हवेली में कौन रहता है? हवेली में चाचा और मेरा भाई है। कितना रकबा है? सर ये नहीं पता मुझे। अच्छा, तो हवेली का कोई तनाज़ा नहीं है? कोई तनाज़ा नहीं सर, मैं रेंट पे रहता हूँ। हवेली का तनाज़ा होता तो मैं रेंट पे क्यों रहता? हवेली में कमरे भी हैं, चाचे का मकान भी है, साथ ताए का भी खाली तुम्हारे है। घर वालों ने तुम्हें बेदखल क्यों किया? सर इसी नशे की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से। हाँ, कब से नशा कर रहे हो? फिर उन्होंने कहा 2 साल हो गए हैं मुझे, शादी के बाद ही, बच्चों के बाद करने लगा। अच्छा, शादीशुदा भी हो? जी सर। कितना अरसा पहले शादी हुई? मेरी 10 साल हो गए हैं शादी कितने के बच्चे बाद। तुम्हारे? 2 बच्चे। 10 साल पहले शादी हुई, नशा तुमने 2 साल पहले करना शुरू किया और उसके बाद घर वालों ने तुम्हें बेदखल कर दिया। हाँ, घर वालों ने तब बेदखल किया जब घर वाले चाचे को नहीं थे बुलाते। मैं चाचे के साथ बैठता बूढ़ता था, उन्होंने मुझे मना किया। मैं कहा नहीं चाचा, साडा कल्ला कल्ला उन्दियां 6 धीआं पुत्तर कोई नहीं। तो मैं ले आता मेरा बैग का। चाचा बच गया या मर गया? ये नहीं मुझे सर पता। अच्छा, ये नहीं पता अभी तुम्हें कि चाचा मरा है कि जिंदा है? नहीं सर। अच्छा, नशा कौन सा करते हो? सर मैं पाउडर का नशा। बस आइस वगैरह भी? जी सर। आइस भी? तो फल बेच के कितने पैसे कमा लेते हो? सर उधर रेहड़ियाँ भी 4 मैंने लगवाई हैं, 100 रुपया उनसे आता है, खुद भी मैं 1000-1200 रुपया कमाता तो हूँ। नशा कितने का लेते हो? सर नशा उधर लाल पुल पे बेचते हैं, वो फ्री देते हैं। फ्री? हाँ। कोई पैसा नहीं लेते? क्यों? सर वो उधर बेचते हैं ना, वो जानने वाले हैं, वो फ्री देते अच्छा, नशा मुफ्त में भी मिल जाता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो खरीदते हैं नशा। सर वो तल्ला का, वो जो बेचते हैं उनके साथ तल्ला का वो आइस पैसे। कितने की मिलती है ग्राम? सर मैंने कभी मूल्य ही नहीं है। हमेशा फ्री मुफ्त? आइस तो अभी मुझे 2-3 हफ्ते हुए हैं बीते, आइस नहीं था मैं पहले पीता। तो कभी उसने पैसे मांगे ही नहीं जिनसे नशा लेते हो तुम? नहीं सर। कोई इलाके में चौधराहट वगैरह भी है तुम्हारी? नहीं सर। लोग डरते डरते होंगे? नहीं सर, क्यों डरते हैं, हम भी इंसान हैं सर। नहीं, तुम कह रहे हो ना कि पहले भी कत्ल कुतल किए हैं, पहले किसी मुकदमे में भी नामजद रहे हो? जी सर। कितने मुकदमे हैं? सर मेरे 324 का मुकदमा है और पिस्टल का मुकदमा है, 3-4 पिस्टल के मुकदमे हैं। यही राफल के कौन से थानों सबूतदारी के। मोगलपुरे भी हैं, शालीमार है और बंसपुरे है। वो क्यों दर्ज हुए तुम्हारे खिलाफ? सर यही राफल लेके रखने बाहर के इल्जाम निकल- है? हाँ जी, बाहर लेके निकला, डॉल्फिन वालों ने हाथ दिया, उन्होंने पर्चा दे दिया। फिर मैं जा रहा था भगवानपुरे उधर, और आखिरी डॉल्फिन दफा नशा तुमने कब किया था? सर मुझे हो गए हैं, जिस दिन ये मैंने काम किया उस दिन किया। तो चाचे को कत्ल करने के लिए नशा किया था नहीं, या? नहीं सर। हाँ। पहले भी करता, रोजाना करता था सर। कोई कत्ल करने का तो मेरा इरादा ही नहीं था सर, हाँ, हाँ। मुझसे पता ही नहीं मैंने क्या कर तो दिया। जब तुम्हें ये भी पता था कि चाचे को बेटी कोई, सिर्फ बेटी है, बेटा कोई नहीं है, उसका वली वारिस कोई नहीं है, फिर तुमने उसके ऊपर फायरिंग क्यों की? और जैसे तुम पूरी गली में दौड़ते हुए गए, कोई खौफ खतरा कोई नहीं था कि सर पुलिस पकड़ मुझे लेगी? पता ही नहीं चला मैं कर के आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नशे में था। बेसिकली मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, चाचा ही मेरी बैग करता है। मुश्किल हो रही है तुम्हें खड़ा होने में? जी सर। क्यों? चोट लगी है। चोट लगी हुई है? क्या किसी ने मारा वगैरह? जख्म है सर। कैसे? ये टीके खराब हो गए। नशे के टीके लगाते हो? टांग पे लगाते हो? हाँ जी। उसकी वजह से इलाज वगैरह करवाते हो? नहीं। आप मुलजिम की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये वो मुलजिम है जिसकी वीडियो जो थी वो ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी बहुत चली है। असला लहराता हुआ एक शख्स के पीछे दौड़ है, उसको फायरिंग कर रहा है और वो बंदा जो है वो ज़ख्मी हालत के अंदर घर में दाखिल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फायरिंग करता है और उसके बाद चला जाता है। इस फायरिंग की जो स्प्री हुई, इसके अंदर 2 अफराद कत्ल हुए, इसके मुताबिक वो इसके मोहल्लेदार थे, लेकिन इसकी उनके साथ दुश्मनी कोई नहीं थी। एक बर्तनों का काम करता है, एक दूसरा मेहनत मजदूरी करता है, और तीसरा बंदा जो इसने ज़ख्मी किया, इसको नहीं पता कि वो मर गया या जिंदा है, वो इसका चचा है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और कैसे मुलजिम इनके पास आया। जैसे वो कह रहा है कि मैं इचरे थाने में जाके मैंने गिरफ्तारी दी। राशिद साहब, ये वक़ूआ हुआ कैसे? जैसे ये सारी बातें बता रहा है कि मैं नशे में था, मुझे नहीं पता मैंने किसी को कत्ल किया, सच कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये सारी बातें हैं। जब इंसान से बंदे को कोई कत्ल होता है तो उस वक्त उसका ज़हन वैसे भी मौक होता है, क्या उसने करना होता है। ये एक प्लानिंग के तहत इधर आया है। इसके मुताबिक इसने अंधाधुंध इधर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 2 आदमियों की हलाकत हो गई है और एक जो है ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल है। उसके बयान पे ये मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ है। बंदा हमने सख्त मेहनत के बाद इसको गिरफ़्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद ये रिमांड पे है, जिससे आला कत्ल और दीगर तफ्तीश मुकदमा भी जारी है। आला कत्ल वगैरह इससे भी बरामद नहीं हुआ? अभी नहीं बरामद हुआ, बरामद अभी करना है और बाकी मुलजमान पसो पेश हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है, जो FIR दर्ज करवाई गई है वो मकतूलीन की तरफ से कराई गई है या ज़ख्मी की तरफ से, और किन लोगों को नामजद किया गया? मकतूलीन की तरफ से FIR नहीं हुई, जो बंदा मजरूब है उसकी तरफ से FIR दर्ज हुई है। जो बाकी इसके दोनों भाई हैं जो इसमें FIR में नामजद FIR है। 3 बंदों के खिलाफ 3 बंदों के खिलाफ FIR है, एक बंदा नामालूम है जिसको मुद्दई मुकदमा बयान नहीं है कि मैं सामने आने पे शनाख्त कर सकता हूँ। तो ये जो 2 भाई हैं, मौके पे CCTV फुटेज में ये अकेला देखा जा सकता है, उन 2 भाइयों का क्या किरदार है? CCTV फुटेज जो वकूए की है उधर कोई CCTV नहीं थी। जब ये मजरूब के पीछे भाग के फायरिंग कर रहा था उस हद तक CCTV फुटेज सामने आई है, बाकी वकूए की CCTV फुटेज अभी कोई सामने नहीं। आपकी राशिद साहब इब्तदाई तफ्तीश के अंदर क्या चीज़ सामने आई है कि वजह अनाद क्या है जिस तरह से ये फायरिंग कर रहा था? वो बड़ी के मुताबिक इनकी एक हवेली है पुरानी पड़ी हुई, उसकी कोई इनका तनाज़ा उसका चल रहा था काफ़ी अर्से से, मुतअद्दिद बार इनकी सुलह सफाई भी हुई है इस मामले में। और ये जिस तरह अभी बता रहा है कि इसके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज हैं असला रखने के और दीगर, पहले भी मुकदमात इसके खिलाफ दर्ज हैं 440 के, 324 के, 1365 के, उनमें ये बार जमानत है अदालतों से। केस इसके अभी चल रहे हैं उधर। इलाके में इसकी रेपुटेशन कैसी है? जैसे ये बताता है कि इलाके में ऐसे ही है कि किसी को असले पे दौर पे कुछ चीज़ें ले लेते हैं उनसे, कभी काफ़ी लोग हैं जिनके इसने पैसे वगैरह भी पे करने हैं। अच्छा, एक इसने बड़ी हैरानकुन बात बताई है, ये कहता है कि जो ये नशा करता है वो इसको मुफ्त दिया जाता है। तो कभी आपने पुलिसिंग के अंदर ये सुना है कि मुफ्त नशा दिया जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नशा तो इनको कीमत नहीं कहाँ ना कहीं से मिलता होगा। बाकी हमारे तो इलाके में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि ये कहाँ से लेके आता। इलाके की रेपुटेशन इसकी कैसी है और इसके भाइयों की? इसकी रेपुटेशन पहले दिन से ही ठीक नहीं है, बेसिकली गंदा आदमी है पुलिस। और जो दूसरे 2 मुलजमान हैं जो बाकी तो पसो पेश है, उनको के लिए कोशिश हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। इनके एक भाई पहले भी एक मुकदमे में शबाज नामी इनका भाई है, वो भी कत्ल हो चुका है 4-5 साल कबल। वो भी दुश्मनी की बुनियाद पे? यहाँ जी, दुश्मनी की बुनियाद पे इसी इलाके में? इसी इलाके में। और फिर उस केस का क्या बना? वो बंदे जुडिशल है, जेल में बंद है केस। बहुत मेहरबानी। आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुगलपुरा राशिद साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। राशिद साहब का कहना है कि इसके इलाके के अंदर भी रेपुटेशन जो है वो ऐसी ही है और इसके 2 सगे भाई जो है वो इस मुकदमे में नामजद 2 मफरूर हैं। और जिस तरह से मुलजिम कह रहा है कि नशे की ज़्यादती की वजह से उसने किया, आइस का नशा भी करता है, हेरोइन भी करता है। और राशिद साहब का कहना है कि ये तमाम चीज़ें जो इसकी प्लानिंग में थी और इसके भाई इस प्लानिंग के अंदर शामिल थे और सारा वजह जो ये कत्ल गारत इसने की है वो हवेली का तनाज़ा चल रहा है। जो इसके चचा जिस हवेली में अपनी फैमिली के साथ रहते उस हवेली का तनाज़ा था और उसी हवेली के को हासिल करने के लिए इसने तमाम प्लानिंग की और उस दिन असला लेके आया और उसको नियतन कत्ल इरादतन कत्ल करना था, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और मंजूर था। जो मुद्दई है वो मजरूब है और इस टाइम सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर जहां पर ज़ख्मी के वर्सा जो है वो सरापा एहतजाज हैं, वहीं मकतूलीन के वर्सा जो हैं वो इस खौफ में मुब्तला हैं कि मुलजिमान ना सिर्फ इलाके के अंदर बहुत दहशत रखते हैं बल्कि नुकसान पहुँचाने की भी उनके अंदर सलाहियत है। इससे कबल भी वो मुतअद्दिद वारदातों में और मुकदमात में मुलविस रह चुके हैं और अक्सर और बेशतर ऐसे अफराद जो उनके खिलाफ खड़े होते हैं उनको चुप कराने के लिए ना सिर्फ धमकियाँ देते हैं बल्कि उनकी दुकानों पर फायरिंग भी कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों में कितनी सदाकत है और पुलिस इस केस में दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं, हमने जहमत दी है SP इन्वेस्टिगेशन सिविल एंड शमसुल हक दुरानी साहब को। दुरानी साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया
लाहौर में इस किस्म के वाक़यात बहुत कम होते हैं जिसमें अंधाधुंध मुलजमान जो है वो अपने मुखालफिन के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दें और दिन दिहाड़े ऐसा वाक़या पेश आए। आपके इलाके में भी हाल ही में पेश आया ऐसा वाक़या, इस वाक़े के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, ये आपस में तो रिश्तेदार है, चाचा और भतीजे का मामला है। और आज जैसे कि पता है इनिशली आपकी भी इंफॉर्मेशन चीज़ आई कि प्रॉपर्टी का मोबाइल इशू था और एक दूसरे को तो ये जानते भी हैं, रहते भी, और करीबी एक दूसरे का घर था। मुखालफत तो थी, बस उसी वजह से उसी चीज़ की बुनियाद पर जो है मतलब फयाज ने अपने चाचा को जो है उसको जावेद जावेद पर उसने फायरिंग की और शदीद जख्मी किया, और जो दो साथ महल्ले की दीगर अफराद बैठे हुए थे उनके ऊपर भी फायरिंग की, जो डेथ होगी उनके ऊपर। दुरानी साहब, यूजली ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई वकूआ होता है उसके अंदर जो मरने वाला होता है उसके वर्सा मुकदमा दर्ज करवाते हैं। इसके अंदर जो मरने वाले हैं उन दोनों ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया बल्कि ज़ख्मी ने मुकदमा दर्ज करवाया। और जब जो मकतूल के वर्सा हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ा हैरान कुन जवाब दिया कि वो ये जो कातिल हैं इनसे ना सिर्फ खौफज़दा हैं बल्कि वो इनको नुकसान पहुंचाने की सलाहियत भी रखते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, बात ये है कि जो शदीद ज़ख्मी है और वो मौके पे खुद मौजूद है और कुछ सीरियसली इंजर्ड हुआ है, जो वो बयान कर सकता है, जो उसकी स्टेटमेंट वैलिड हो सकती है हर नज़र में, आईओ के सामने जो बात करेगा गलत नहीं करेगा। कोर्ट में भी अदालतों में इसी देखी जाती है, जो इंसान इतना शदीद मजबूब हो जाए तो वो मेरा ख्याल है कि उसके बारे में एक चीज़ देखी जाती है, जो बोलेगा सच बोलेगा, गलत नहीं बात करेगा। और चूँकि उसने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है और उसके साथ ये कुछ हुआ है तो दीगर जो गवाहान जो है उसको सपोर्ट करेंगे और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और चूँकि महल्ले के लोग और उस आबादी के लोग ये समझते हैं कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसी वजह से ही मुलज़िम है। मुलजिम और उसके जो साथी हैं उनके हवाले से जो इलाके में तासुर पाया जाता है कि वो अपने ख़िलाफ़ कोई भी जो खड़ा होता है शिकायत करने वाला, उसको चुप कराने के लिए ना सिर्फ फायरिंग करते हैं बल्कि डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। इसमें कोई सदाकत है? ये तासुर ठीक है? देखिए, आपकी बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि चूँकि ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड है हरबंसपुरा के एरिया में, मूलपुरा के एरिया में, शालीमार के एरिया में इसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है, तकरीबन 12 भी रजिस्टर्ड है, जिसमें इक़दाम कत्ल भी है, नाजायज़ असला का भी है, फायरिंग के मुकदमात भी हैं। तो इस हवाले से तो ये बात है कि इसका मतलब ये है कि ये क्रिमिनल टेंडेंसी का मालिक है। और ये जो एरिया भी ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आपस में मुखालफत भी होती है और लोग जो फिर उसको सपोर्ट भी करते हैं। इस हवाले से पुलिस की कार्रवाई होती रही है, पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती भी रही है। अब पता है कि जब ऐसे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और इलाके में लोग परेशान तो होते ही हैं इसमें, लेकिन पुलिस एज ए पुलिस ऑफिसर उसमें अगर प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड किया जाए, ऐसे लोगों का प्रॉपर केस को प्रोसिक्यूट किया जाए ताकि मैक्सिमम सज़ा हो। और अब भी इंशाल्लाह जो हम इस केस को प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट करेंगे ताकि इसको मैक्सिमम सज़ा और ये जेल में रहे और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो। क्या ऐसी कोई चीज़ आपकी नॉलेज में आई है कि जो मुद्दईयान हैं और जो मकतूल के वर्सा हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक थाना तो आपकी हदूद में आता है यानी मुगलपुरा थाना और दूसरा जो है वो कैंट डिवीज़न का थाना है हरबंसपुरा थाना। वो कहते हैं कि हरबंसपुरा थाना और मुगलपुरा थाना की पुलिस जो है वो इन मुलजमान की सपोर्ट करती है और अभी 6 रोज़ कबल ही मुलजिम जो बाऊ जाट है यानी ये जो आपके पास गिरफ़्तार मुलजिम है इसको ये जेल से छूट कर बाहर आया और उसके अंदर पुलिस की नाकिस तफ्तीश की वजह से ये हमेशा बाहर आ जाता है और मिली भगत होती है। ऐसी कुछ शिकायत सामने आई? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। देखें, ये जो चीज़ एक तासर लिया जाता है शायद पुलिस की नाकिस तफ्तीश है। आप खुद भी, आपका माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस भी है, आप इस सारे फौजदारी मामला को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि जब केस प्रोसिक्यूट होता है बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो कोर्ट में जब कंप्लेनेंट जाता है और वहाँ की उसके एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, अगर वो प्रॉपर एविडेंस वो नहीं दे पाएगा, वहाँ कुछ लकूनाज आ जाए, कोई गलती आ जाए, उसकी एविडेंस जो है उसकी अपनी दी गई स्टेटमेंट से मुताबिकत ना करे तो डेफिनेटली फ़ायदा किसको पहुँचता है? फ़ायदा पहुँचता है मुल्ज़िम को, फ़ायदा पहुँचता है। तो इसमें यही है कि अगर इनको मैक्सिमम सज़ा हो, ज़्यादा देर तक ये जेलों में रहें और अपना अर्सा पूरा करें, तो मेरा ख्याल है कि फिर एक डेटर्स भी कायम होती है। और वैसे भी मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जेल में रह के इनके लिए और भी बड़ी ज़रूरत है, इनके माइंडसेट को चेंज किया जाए, वहाँ इनको प्रॉपर रिहेबिलिटेट किया जाए, इनके माइंड को ग्रो किया जाए। ऐसा तो मेरा ख्याल है कुछ बाहर जाके ना करें। अब देखें, जैसे जेल से वापस आया तो इसके दिमाग में वही तमाम चीज़ें
एक बदला और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और ज़ाहिर जो बंदा जेल में रहता है वहाँ दीगर जराइम पेशा लोगों से मिलता है, ये एक इंसानी साइकी है और क्रिमिनल्स की भी एक साइकी है। दुरानी साहब, आपके पास जो मुलजिम इस टाइम गिरफ्तार है इस केस में, उसके ऊपर 13, 20, 65 के पर्चे भी हुए हैं, यानी नाजायज़ असले के भी पर्चे हैं, उसके ऊपर मंशियात के भी पर्चे हैं और उसके ऊपर 324 का मुकदमा भी दर्ज है। इसका मतलब है कि वो जो माशरे में आम पाई जाने वाली बुराइयां हैं उनसे कहीं ऊपर की बुराइयों की खुसूसियात रखता है। ऐसे बंदे अगर आपके इलाके में मौजूद हैं, और ये सिर्फ एक नहीं है, इसके रिश्तेदार भी हैं, भाई भी हैं, और भी लोग इस इलाके में होंगे। आपका मुगलपुरा का जो आपके बिल्कुल थाने से अपोजिट इलाका है वो बहुत इस हवाले से नोटोरियस समझा जाता है। क्यों इनके खिलाफ फिर कार्रवाइयाँ नहीं की जाती? क्यों ये बार बार बाहर आ जाते हैं और माशरे में वही गंद दोबारा फैलाते हैं? देखिए 12 की केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कार्रवाई हुई तो केस रजिस्टर्ड हुए, और जब केस रजिस्टर हो जाता है तो उसको प्रॉपर आप उसको फिर लैकूनास कहाँ पे कि ये इतनी जल्दी अपनी सज़ा पूरी किए बगैर कैसे बाहर? मैं किसी ऐसे फोरम से मुताल्लिक बात करना मुनासिब नहीं समझता कि इनको सज़ा शायद किसी हवाले से शायद कब मिलती है। वो बातें यही होती हैं कि अगर आप केस को प्रॉपर प्रोसिक्यूट करते हैं, हम पुलिस अपने तौर पे केस पूरा एक केस फाइल तैयार कर लेती है, तैयार करने के बाद उसको कोर्ट पे सेंड अप करता है, वहाँ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसको प्रॉपर प्रोसिक्यूट करता है, अदालत को जो एविडेंस दिया जाएगा, जो आप वहाँ पे शवाहिद सामने रखे जाएंगे उसके मुताबिक कोर्ट ने फैसला करना है। तो वहाँ पे जो इनके कौंसल्स होते हैं उनकी अपनी जरा उनकी प्रिपरेशन, अब एक पार्टी का मुमकिन है कौंसल बड़ा स्ट्रॉन्ग हो और दूसरे का वीक हो, वहाँ जो अपने केस को अच्छी तरीके से कंटेस्ट कर सकेगा वो जीत जाएगा। यही वजूहत होती है। पुलिस तो देखें, अगर पुलिस की सतह पर अगर कोई लुकूनाज है तो हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होता है लॉ ऑफिसर्स है, जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो लुकूनाज को दूर करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस अपनी इनिशियल स्टेज पर अपना काम अच्छा कर लेती है, और अगर बाज़ जगह वो उनमें कमी रह भी जाती है तो उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं इनिशियल स्टेज पर, आप देखें उसका इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, उसका SDPO है, उसका SP इन्वेस्टिगेशन है, एक पूरी चेन है। और हमारा काम भी यही है कि हम इनके लुकूनाज को देखते हैं और इनके मामला को देखते हैं ताकि वो कमी कोताही जो है हम बर वक्त पूरी इस केस में से हो जाए और ताकि प्रॉपर तरीके से केस सेंटअप हो और इनको सज़ा मिले। लास्टली, इस पोस्टिंग से पहले आपने काफ़ी टाइम लाहौर में गुजारा है, लाहौर के मिजाज को आप काफ़ी अच्छा समझते हैं। ये जो कत्लों के अंदर एक हाइक देखने में आ रही है और बात बात के ऊपर असलहा निकल आता है, बात बात के ऊपर बंदा कत्ल हो जाता है, क्या समझते हैं, ये क्या माइंड सेट है, क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? देखिए, लोग मेरा ख्याल ये चाहते हैं कि खुद से इंसाफ लेना चाहते हैं, खुद से इंसाफ देना चाहते हैं। ये चीज़ें नहीं, ये तो आपका अपना माइंड है, अपना दिमाग है, उसको आप किस तरह लेके जाते हैं। अगर फैमिली प्रॉपर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रॉपर ग्रूम नहीं करेंगी, बड़ों का बड़ा किरदार इसमें है। जैसे आप देखते हैं कि वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं, वो कदरें नहीं रही हैं। माँ बाप का अदब, बहन भाई का अदब, महल्ले में कोई रिश्तेदार, बड़ी फैमिली का उसका अदब, किसी माँ महल्ले में एक मासी भी होती थी, महल्ले में एक चाचा जी भी होते थे, वो चाचा वो मासी वो कहाँ चले गए हैं जिनके अदब होते थे। अब मैं समझता हूँ एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी हमें ये सोचना है कि हम कम से कम उन बड़ों का महल्ले में कदर करें। अगर महल्ले में कोई बड़ा शख्स आपको किसी बात से मना करता है तो उसे यह ना समझा जाए कि ये मेरे लिए बायस नदामत है, बल्कि ये समझा जाए कि ये तो मेरी इस्लाह कर रहा है। और यही आपके अगर माशरे में, सोसाइटी में आपकी इस्लाह हो तो बेहतर हो जाएगा मामला। बहुत से ऐसे मामला हैं, देखें कि फैमिली में आपके इशूज़ हैं, फैमिली के लिटिगेशन है ना, अगर वो आप अपने इशूज़ अपनी विदन फैमिली आप रिजॉल्व कर लें और तहम्मुल के साथ हल करें और किसी को कुछ देना चाहें। देखिए, अगर आप किसी को कुछ देना चाहेंगे तो आपके मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे नहीं ये सब कुछ मुझे मिल जाए, आप समझते हैं कि एक भाई का हक जो है एक जायदाद है, उसमें वो समझता है कि 50% मेरा है और 50% हमारा है। अगर दूसरा समझते हैं वो किसी लिहाज से कमज़ोर है तो उसको 60% दे दें, उसे ज़्यादा दे दें। देने वाले की अल्लाह मदद फरमाता है और उसके लिए और ज़्यादा रास्ते अल्लाह ताला उसको फराहम कर देता है, जिससे उसकी कमी जो है वो पूरी हो जाती है। ये एज ए सोसाइटी सोचने वाली बात है कि एज ए सोसाइटी हम खड़े कहाँ पे हैं। ये फैसला तो हमने एज ए सोसाइटी करना है ना। और अगर हम बहुत सी लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं, बहुत सी हमारी एजुकेशन का सिस्टम भी ऐसा है कि हम उसमें हमें पढ़ाया भी जाता है, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन उसमें अमल करने की भी ज़रूरत है ना, एक सब्र करने की ज़रूरत भी है ना। अच्छा, बिफोर लिविंग मुदई जो हैं वो कह रहे हैं कि एक बंदा जो है उसने खुद गिरफ्तारी दे दी, लेकिन इसके जो 2 भाई हैं वो अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। उनकी गिरफ्तारी की पेशरफ्त बता दें। देखिए, इससे अभी हमने इसका रिमांड ले लिया है। रिमांड में इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी, अगर उनसे मुतल्लिक हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाती है कि वो वाकई इसमें इन्वॉल्व है और उनकी इसमें मुशावरत है, वो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उसके मुताबिक अभी रिमांड में ले लिया, इसको हमारे पास है
और इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन ऑन मेरिट होगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे कतई पुलिस किसी के साथ इंटरव्यू नहीं लेगी। थैंक यू वेरी मच। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल एंड शमसुल हक दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि इलाके के अंदर ये इसकी बुरी रेपुटेशन थी और इसी वजह से इसके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमात दर्ज होते थे बल्कि इसको जेल भी मुतअद्दिद दफ़ा जाना पड़ा है। और ये तासुर जो दिया जा रहा है कि पुलिस किसी की साइड ले रही है और मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उनका कहना है कि जिसका जितना किरदार होगा उसके मुताबिक ना सिर्फ उसको गिरफ्तार करके चलान किया जाएगा बल्कि पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको उसके मुताबिक सज़ा भी मिले। मुलजिम का रिमांड ले लिया है, मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है और उनका कहना है कि जो मुद्दई बनाया है क्योंकि वो ऐनी शाहिद भी और इसके अंदर ज़ख्मी भी है इसलिए उसको मुद्दई बनाया गया है ताकि वो ना सिर्फ केस में पेशरफ के हवाले से अहम शवाहिद बता सके बल्कि जो उसके साथ बीती जो उसने देखा जब वो बताएगा तो केस जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी आने के बाद।